स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनु हिंदी अकेडमी में। आज हम जो लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है रामचंद्र तिवारी की बुक से बना है। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक से क्वेश्चन बना हुआ है। एक टेस्ट पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा टेस्ट चल रहा है, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ मिलेंगे आपको यहाँ से, बाकी उसके बाद आसान क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किस संवत तक उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर 1400 संवत। कितना है? 1400 संवत बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा दूसरा क्वेश्चन। गोरख पंथ से प्रचलित ब्रजभाषा गद्य की सबसे प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति किस संवत की है? तो दूसरा का जो राइट आंसर वो सी है, संवत 1715 ईस्वी से 1715 संवत से 1658 ईस्वी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा टफ लगेंगे क्योंकि शुरू का क्वेश्चन है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में माना है? तो वह पृथ्वीराज रासो की वचनिका में माना। किसमें? पृथ्वीराज रासो की वचनिका में। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वीराज रासो के लघु रूपांतरण की प्राचीनतम प्रति किस वर्ष की पर्याप्त है? कौन सी, मतलब किस वर्ष में लघु रूपांतरण की प्राचीनतम प्रति है? तो 4 का राइट आंसर है 1657 संवत से 1600 ईस्वी। ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। ब्रजभाषा गद्य के अस्तित्व का केवल आभास मात्र मिलता है। किसमें मिलता है? ब्रजभाषा गद्य के अस्तित्व का केवल आभास मात्र जो है वह षाढ़वशक बाल बोध में मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप इसे देख लीजिएगा, इसमें डाउट बिल्कुल भी मत होइएगा। षाढ़वशक बालावबोध है। सी इज द राइट आंसर 5वां का। कुछ लोग इससे डाउट भी कर सकते हैं क्योंकि नया है ये ऑप्शन, आप लोगों ने इसे भी पढ़ा नहीं होगा इस ऑप्शन को। ये जो कि रामचंद्र तिवारी की बुक में आपको मिल जाएगा, शुरू में ही है। ब्रजभाषा गद्य की प्राचीनतम अखंड परंपरा का आरंभ किन के द्वारा प्रयुक्त गद्य से मानना समीचीन है? इसका जो राइट आंसर है वो भी है भक्ति काल के कृष्ण भक्तों द्वारा। किसके द्वारा? भक्ति काल के कृष्ण भक्तों द्वारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्रृंगार रस मंडन की रचना किसने की थी? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले होंगे किसी न किसी एग्जाम में। यह है गोसाई विठल नाथ जी। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं ये बताइए। गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी द्वारा रचित गद्य कृतियां कौन सी हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गोसाई विठल नाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ, विठल नाथ जी के पुत्र का क्या नाम था? गोकुलनाथ। उनके द्वारा रचित कृतियों को पूछा गया है तो यह जो है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आप लोग ये पढ़े होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, NBS में आया हुआ है। ये 252 वैष्णव की वार्ता गोसाई विठल नाथ जी किसके पुत्र थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो थे श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा स्क्रीन पे। मैं जो हूँ गोरख सो जिन्हीं को, मैं जो हूँ गोरख सो जिन्हीं को, जिनके नित्य गाहे ते शरीर चैतन्य अरु आनंदमय हो तू है। यह नमूना किस भाषा गद्य का है? तो यह जो नमूना है यह जो किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइए कि किसका है ये जो लिखा गया है, किसने लिखा है ये बताइएगा आप लोग। ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित रूप कब के आसपास माना गया है? ब्रजभाषा गद्य का जो प्रचलित रूप है कब के आसपास माना गया है? इसका जो राइट आंसर है संवत 1660 के आसपास माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बैताल पचीसी की रचना संवत 1767 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो 12th का जो राइट आंसर वो है सी सूरत मिश्र के द्वारा की गई थी।
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अष्टयाम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो अष्टयाम की रचना है वो की गई है श्री नाभादास जी के द्वारा। सभी को पता होगा, इसका प्रकाशन वर्ष आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा है स्क्रीन पे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रज भाषा गद्य की कितनी निश्चित एवं अखंड परंपराएं परिलक्षित होती है? तो यह जो है 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आईने अकबरी की भाषा वचनिका कब की है? 1779 ईस्वी किसकी रचना है? तो जो आईने अकबरी की भाषा है वो है श्री लल्लू लाल जी की है। कब की है? 1779 ईस्वी की। सॉरी, हीरा लाल की है। किसकी है? हीरा लाल की है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राजनीति 1802 ईस्वी की, माधव विलास 1817 ईस्वी की रचनाकार कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप पढ़े भी होंगे। लल्लू लाल जी की है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमवंशन, एक मिनट, सोमवंशन की वंशावली 1828 में किसकी रचना है? तो यह जो है माणिकलाल ओझा की। किसकी है? माणिकलाल ओझा की है। सोमवंशन की वंशावली 1828 की है। माधव विलास में लल्लू लाल जी ने किस कॉलेज से पृथक रहकर गद्य की रचना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो लल्लू लाल थे वो माधव विलास इनकी रचना है। इसका जो राइट आंसर है 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से देखते हैं। माधव विलास में लल्लू लाल जी ने किस कॉलेज से पृथक रहकर गद्य की रचना की थी? तो यह जो इसका राइट आंसर है बी होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हरिचरण दास कृत बिहारी सतसई की टीका किस वर्ष लिखी गई? तो यह जो है 1778 ईस्वी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रामायण सटीक 1784 से 1787 ईस्वी किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? यह रामचरित की रचना है। रामायण सटीक जो है रामचरित की रचना है। बी इसका राइट आंसर है। रामचंद्रिका की टीका 1815 ईस्वी की रचनाकार कौन है? तो यह जो है जानकी प्रसाद है। रामचंद्रिका की टीका किसने लिखी है? जानकी प्रसाद ने लिखी है। क्वेश्चन को ध्यान से आंसर दीजिए। कुछ लोग एक क्वेश्चन का आंसर इसका ए भी दे सकते हैं, इसका बी ही सही है। मानस परिचार परिशिष्ट 1855 ईस्वी किस पर आधारित टीका है? तो यह जो है बीजक पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीजक कबीरदास जी की रचना है, तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध टीका कौन सी है? वह जो है बिहारी सतसई की टीका 1804 ईस्वी की है। कब की है? 1804 ईस्वी की है। रसराज की टीका 1839 ईस्वी किसकी रचना है? 24 का वो प्रताप शाही की है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जानकी प्रसाद की रचना, जानकी प्रसाद जी की रामचंद्रिका की टीका की रचना काल क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो 1815 ईस्वी। बी इसका राइट आंसर है। आंसर दिया भी हुआ है पहले से ही, तो आप इसे आसानी से कर लिए होंगे। संग्रह कवित 1764 ईस्वी में किसकी रचना है? इसका जो राइट आंसर है हरिनाथ गुजराती का है। संग्रह कवित किसका है? हरिनाथ गुजराती का है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा स्क्रीन पे। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्वामी रामचरण दास थे। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी रामचरण दास की अणुभव विलास रचना किस वर्ष में आई है? तो यह जो है 1788 ईस्वी में आई है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, रसिक गोविंद के किस ग्रंथ का उल्लेख इस पृष्ठ पर किया गया है? रसिक गोविंद के किस ग्रंथ का उल्लेख मिला हुआ है? 29 का जो राइट आंसर है वो सी, रसिक गोविंदानंद 1801 ईस्वी, सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रताप सिंह के रीति ग्रंथ का नाम क्या है? प्रताप सिंह के रीति ग्रंथ का नाम पूछा गया है तो व्यंग्यार्थ कौमुदी है, 1825 ईस्वी की है, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, सरदार कवि के किस रीति ग्रंथ का उल्लेख हुआ है? तो यह जो है काव्य प्रभाकर 1847 ईस्वी का है। कब है? 1847 ईस्वी का काव्य प्रभाकर है, सरदार का है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, एक मर्द ने एक चिड़िया पकड़ी, वह चिड़िया ने पूछियो तो तू मोको पीकर लायो, अब मोको तू कहाँ करोगे? एक मर्द ने एक चिड़िया पकड़ी, वह चिड़िया ने पूछियो जो तुम मोको पीकर लायो, मतलब पकड़ लायो, अब मोको तुम कहाँ करोगे, क्या करोगे, पूछती है चिड़िया उस मर्द से। यह उदाहरण किस भाषा गद्य का है? 32 का जो राइट आंसर है वह ब्रज भाषा गद्य हीरानाथ गुजराती की संग्रह कविता से किसके है? हीरानाथ गुजराती की संग्रह कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, दक्षिण में प्रयुक्त खड़ी बोली गद्य किस नाम से जानी जाती है? तो वह जो है दक्षिणी हिंदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण प्रवेश के समय दक्षिण भारत में किन राजवंशों की स्थापना हुई थी? 34 का चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, शुरू के क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगेंगे, उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा बहुत तैयारी की है तो क्वेश्चन आसान मिलेंगे। मालिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ दक्षिण पर किस अवधि के दौरान बार बार आक्रमण किया था? वह था 1290 से 1316 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मालिक काफूर ने देवगिरी के यादवों के अलावा और किन किन दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मालिक काफूर ने उन्होंने वारंगल के काकतियों और द्वार समुद्र के हैसलों पर आक्रमण किया था, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, दिल्ली के आसपास विकसित हुई भाषा में किन किन बोलियों का मेल था? तो वह जो था पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। 3 भाषाओं का मेल था, पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का। साहित्यकारों ने दिल्ली के आसपास विकसित भाषा को हिंदी, कभी ज़बाने हिंदुस्तान तथा क्या कहकर पुकारा है? क्वेश्चन नंबर 38, साहित्यकारों ने दिल्ली के आसपास विकसित भाषा को कभी हिंदी, कभी ज़माने हिंदुस्तान और क्या कहकर पुकारा है? इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्कनी या दक्षिणी कहकर पुकारा है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी ने देवगिरी को क्या नाम देकर अपनी राजधानी बनाया था? जो मोहम्मद तुगलक था वो देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया था। क्या दिया था? दौलताबाद, भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी गद्य साहित्य उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास से पूर्व किस काल में विकसित हो चुका था? तो 14 का जो राइट आंसर है वो है बी, मध्यकाल में विकसित हो चुका था। मध्यकाल के पूर्व किस काल में? तो मध्यकाल में विकसित हो चुका था, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिणी गद्य के विकास को कुल कितने चरणों में बांटा जा सकता है? तो यह जो है 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कितने में? 3 चरणों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिणी गद्य के प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो 1300 से 1400 ईस्वी मानी गई है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, प्रारंभिक काल 1300 से 1400 ईस्वी के सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक कौन थे? तो प्रारंभिक काल के जो सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक थे वो ख्वाजा बंदा नेवाज गैसुदराज थे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन, ख्वाजा बंदा नेवाज, ख्वाजा बंदा नेवाज
गैसुदराज 1318-1422 ईस्वी दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी फकीर के शिष्य थे। तो किस सूफी फकीर के शिष्य थे? तो 44 का निजामुद्दीन औलिया के ये क्या थे? सूफी फकीर थे, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज दिल्ली से अपने मत का प्रचार करने के लिए कहाँ चले आए थे? तो जो है गुलबर्गा में चले आए थे, गुलबर्गा में चले आए थे। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। दक्षिणी गद्य की, एक मिनट, दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी गद्य की जो पहली पुस्तक है वो है मेराजुल आशिकीन को माना जाता है। किसको? मेराजुल आशिकीन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मेराजुल आशिकीन पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो है ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज है। कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तिलवा तुलय वजूद और शिकारनामा किसकी रचनाएं मानी जाती है? तो यह जो है ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज की रचनाएं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दक्षिणी गद्य के विकास के दूसरे चरण में विशेष रूप से उल्लेखनीय गद्यकार कौन है? तो वह थे मुल्ला वजही थे। कौन थे? मुल्ला वजही। अब हम अपने आसान क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन था इसलिए, क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ा नहीं था इसलिए। मुल्ला वजही किसके समकालीन थे? तो मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह सन 1885 से 1612 ईस्वी, इन्हीं के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। प्रेम कथा कुतुब मुस्तरी के लेखक कौन है? प्रेम कथा कुतुब मुस्तरी के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो थे मुल्ला वजही थे। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। मुल्ला वजही ने प्रेम कथा कुतुब मुस्तरी की रचना किस सन में की थी? तो 52 का 1609 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कुतुब मुस्तरी के नायक एवं संरक्षक कौन है? तो कुतुब मुस्तरी की जो नायक और संरक्षक है वो तो स्वयं मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। कौन थे? स्वयं मोहम्मद कुली कुतुब शाह ही थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कुल्लियाते कुल्ली कुतुब शाह का रचयिता कौन है? कुल्लियाते या कुल्ली कुतुब शाह का रचयिता कौन है? 54 का तो वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वजही का प्रख्यात गद्य ग्रंथ सबरस किस वर्ष रचा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 55 का वो 1635 ईस्वी में रचा गया था। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दक्षिणी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अनुसार उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? यह जो है सबरस को माना जाता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। सबरस गद्य रचना की मुख्य विशेषता क्या है? सबरस गद्य रचना की मुख्य विशेषता क्या है? तो तुकांतता और वाक्यों की लयात्मकता है। क्या है? तुकांतता और वाक्यों की लयात्मकता है सबरस की जो मुख्य विशेषता मानी जाती है। किस विद्वान या गद्यकार पर वजही के तुकांत प्रयोग का प्रभाव माना जाता है? वह है ईसा अल्लाह खां पर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईसा अल्लाह खां पर किसके तुकांत का प्रयोग मिलता है? किस विद्वान है, किस गद्यकार के? तो वजही के तुकांत और प्रयोग का प्रभाव जो है ईसा अल्लाह खां पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यू किताब स किताबों का सरताज, सब बातों का मिमाज, यह तुकांत प्रयोग युक्त गद्य की रचना नाम नमूना है। क्वेश्चन नंबर 59, यू किताब सब किताबों का सरताज, सब बातों का मिमाज, यह तुकांत प्रयोग युक्त गद्य किस रचना का नमूना है? यह कुल्लियाते कुली कुतुब शाह का नमूना है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 59 का सी होगा सबरस। 59 का सी है सबरस का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सैयद हुसैन अली खान ने किस वर्ष 4 दरवेश को फारसी में दक्षिणी में अनुवाद किया था? कितने? 4 दरवेश का ध्यान दीजिएगा, तो वह है 1838 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं।
सैयद हुसैन अली खां कहाँ के निवासी थे? तो सैयद हुसैन खां जो है हैदराबाद के निवासी थे। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मीर हुसैन अता तहसीन ने किस वर्ष 4 दरवेश का अनुवाद किया था? हमें लगता है आप लोग को क्वेश्चन आएगा। ये था 1775 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर है। उसने 1838 में किया था और मीर हुसैन ने 1775 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा, एक ही मत समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मीर अमन ने उर्दू गद्य में 4 दरवेश का अनुवाद किस वर्ष किया था? तो यह जो था 1801 ईस्वी में। इसी तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग को मिल चुके हैं। तीनों क्वेश्चन का जो है सन अलग अलग है और जो इतिहासकार है वो भी अलग ही है। सैयद हुसैन अली द्वारा अनुदित गद्य रचना का उदाहरण कहाँ से लिया गया है? तो वह जो लिया गया था, वारिस ताज ए तख्त का कोई अब तक पैदा न हुआ है, यहीं से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सबरस ग्रंथ का प्रकाशन किस पब्लिकेशन हाउस से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, ताज पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से हुआ था। आज के लिए इतने ही। अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप बने रहिए। आपको प्रतिदिन एक वीडियो भेजा जाएगा और वीडियो अच्छी तरह टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपसे।